Good morning, students. Today we will start chapter 9, Recent Developments in Indian Politics. In this chapter, we will read about some developments which took place in the recent politics of India. These developments are complex. ये थोड़े complex type के developments थे. For various kind of factors came together to produce unanticipated outcomes in this period. और ये कॉम्प्लेक्स क्यों थे? क्योंकि इसमें बहुत तरीके के फैक्टर्स जो थे वो साथ में आए और इसकी वजह से एक ऐसा आउटकम सामने आया जिसको कि जिसकी किसी ने आशंका नहीं की थी, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था. द न्यू एरा इन पॉलिटिक्स वॉज इम्पॉसिबल टू फोरसी. ये जो न्यू एरा था पॉलिटिक्स का, उसके बारे में ये इम्पॉसिबल था कि कोई पहले से इसके बारे में सोच पाता. इट इज़ स्टिल वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और आज भी बहुत डिफ़िकल्ट है. दीज डेवलपमेंट आर ऑल्सो कंट्रोवर्शियल, फॉर दीज इन्वोक डीप कॉन्फ्लिक्ट एंड वी आर स्टिल टू क्लोज टू द इवेंट्स. Yet, we can ask some questions central to the political change in this period. ये developments जो थे वो बहुत ही ज़्यादा controversial थे क्योंकि इसमें बहुत सारे deep conflicts involved थे. So, we are going to read in this chapter that what are the implications of the rise of coalition politics for our democracy. ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो coalition politics का क्या implication हुआ हमारी डेमोक्रेसी पे. What is मंडलाइजेशन all about? ठीक है, मंडलाइजेशन का मतलब क्या है हम वो देखेंगे, और in which way will it change the नेचर ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये जो मंडलाइजेशन था वो किस तरह से जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के नेचर में ही चेंज ला दिया इसने. व्हाट इज़ द लेगेसी ऑफ द राम जन्मभूमि मूवमेंट एंड द अयोध्या डिमोलिशन फॉर द नेचर ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. ठीक है, हम राम जन्मभूमि से रिलेटेड भी देखेंगे. एंड व्हाट डज द राइज ऑफ अ न्यू पॉलिसी कंसेंसस ड्यू टू द नेचर ऑफ पॉलिटिकल चॉइस. और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो न्यू पॉलिसीज़ जो अराइज हो रही थी उसमें वो पॉलिटिकल चॉइस के रूप में किस तरह से उस पर आम सहमति बन रही थी लोगों की. The chapter does not answer these questions. It simply gives you the necessary information and some tools so that you can ask and answer these questions. When you are through with this book, we cannot avoid asking these questions just because they are politically sensitive. For the whole point of studying the history of politics in India since independence is to make sense of our present. जो भी क्वेश्चन जो अराइज हो रहे हैं ये चैप्टर उसका आंसर नहीं देता, बल्कि ये कुछ टूल्स प्रोवाइड करेगा. आप पढ़ो, जानो और ख़ुद से जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उनको आंसर करने की कोशिश करो. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स. We have read in last chapter that Rajiv Gandhi became the Prime Minister after the assassination of Indira Gandhi. ठीक है, हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था 1980 का इलेक्शन अगेन इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने बड़े ज़ोर शोर से जीता था, और उसके बाद 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, और फिर राजीव गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली और उनको एक मैसिव विक्ट्री मिली लोकसभा इलेक्शन में, जो कि जस्ट आफ्टर
द डिमाइस ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, जस्ट आप मतलब 84 में ही इंदिरा गांधी की डेथ के बहुत तुरंत बाद इलेक्शन हुआ, जिसमें कि राजीव गांधी को बहुत ज़्यादा मैसिव विक्ट्री मिली थी। एज द डिकेड ऑफ द 80s केम टू अ क्लोज, द कंट्री विटनेस 5 डेवलपमेंट दैट वर टू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर पॉलिटिक्स। और जैसे ही 80 का दशक जो है वो ख़त्म होने को था, तो कंट्री ने 5 ऐसे बड़े डेवलपमेंट देखे जिसका कि हमारी पॉलिटिक्स में काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि वो 5 मेन डेवलपमेंट्स कौन कौन से थे। फर्स्ट, द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1989। ठीक है, जो सबसे क्रूशियल डेवलपमेंट था वो क्या, 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का जो डिफीट, ठीक है, 1984 के बाद 84 में जो इलेक्शन हुआ उसमें मैसिव विक्ट्री मिली, और उसके बाद 1989 में फिर बहुत बड़ी हार हुई कांग्रेस पार्टी की। द पार्टी दैट हैड वोन एज मेनी एज 415 सीट इन लोकसभा in 1984 was reduced to only 197 in this election। कहाँ 84 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 415 सीट्स मिली थी, जो कि उसके नेक्स्ट इलेक्शन 1989 के इलेक्शन में उसको सिर्फ 197 सीट पर तक ही वो कांग्रेस सिमट गई थी। द कांग्रेस इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस एंड कम बैक टू पावर सून आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शन हेल्ड इन 1991। ठीक है, 1989 का जो इलेक्शन हुआ लेकिन वो पूरे 5 साल नहीं चल पाया, और 1991 में मिड टर्म इलेक्शन फिर से हुआ, और इसमें अगेन कांग्रेस ने वापसी की, कांग्रेस फिर से जीत कर आई। बट द इलेक्शन ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम। लेकिन मिड टर्म 1991 में कांग्रेस जीत तो गई वापस, लेकिन 89 में जो वो हारी, तो एक तरह से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो कांग्रेस सिस्टम था, ठीक है, जो इतने दिनों से चला रहा था, एक तरह से उसका एंड हो गया। द कांग्रेस रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्टी एंड रूल द कंट्री मोर देन एनी अदर पार्टी इवन दिस पीरियड सिंस 1989। ठीक है, कांग्रेस जो थी वो मतलब मेन पार्टी तो थी ही, और अब तक किसी भी पार्टी से सबसे ज़्यादा उसने रूल किया था इंडिया पे। बट इट लॉस्ट द काइंड ऑफ सेंट्रलिटी इट अर्लियर इंजॉयड इन द पार्टी सिस्टम। लेकिन अब पार्टी में जो वो सेंट्रलिटी थी, जो एक मजबूत पिलर की तरह से इंदिरा गांधी थी और उन्होंने जिस तरह से संभाला हुआ था, वो सेंट्रलिटी अब जो था वो कांग्रेस पार्टी अब वो खो चुकी थी। ठीक है, नाउ सेकंड डेवलपमेंट was the rise of मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स। जो सेकंड जो डेवलपमेंट हुआ वो मंडल इशू जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स में देखने को मिला। दिस फॉलोड द डिसीजन by the new National Front government in 1990 to implement the recommendation of the Mandal Commission that jobs in the central government should be reserved for the other backward classes। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो मंडल इशू था वो 1990 में जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी उसने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको फॉलो कराया था, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब जॉब्स में और एजुकेशन सेंटर में जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स जो थी वो रिज़र्व कर दी गई थी। दिस लेड टू वॉयलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये जो रिज़र्वेशन प्रोवाइड कराया गया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट के थ्रू, इसकी वजह से पूरी कंट्री में बहुत ही वॉयलेंट एजिटेशन हुए। ठीक है, एंड दिस डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ
OBC reservation was known as the Mandal issue and was to play an important role in shaping politics since 1989. और जो ये मैसिव वॉयलेंस था, एक तरह से ये जो डिस्प्यूट अराइज हुआ था वो सपोर्टर्स ऑफ मंडल कमीशन एंड बिटवीन दोज हु आर अपोजिंग द मंडल कमीशन, इनके बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हुआ था। और ये मंडल इशू जो था उसने 1989 के बाद की जो पॉलिटिक्स है उसको शेप करने का काम किया। The third development which we have seen, the economic policy followed by the various government took a radically different turn. जो इकोनॉमिक पॉलिसी डिफरेंट गवर्नमेंट ने अब फॉलो करना शुरू किया था, जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी उसने कई डिफरेंट टर्न लिए। दिस इज़ नोन एज द इनिशिएशन of the structural adjustment program और the new economic reforms। ठीक है, हम उनको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं। started by Rajiv Gandhi, these changes first become very visible in 1991 and radically changed the direction that the Indian economy had pursued since independence। इकोनॉमिक रिफॉर्म था उसको राजीव गांधी ने स्टार्ट किया था और वो सबसे पहले विजिबल हुआ 1991 में और फिर बहुत ही रेडिकली उसने अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज किया। दीज पॉलिसीज़ हैव बिन वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनकी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी थी उसको वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुई और उसके अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट भी किए गए और बट द वेरियस गवर्नमेंट्स दैट केम टू पावर इन दिस पीरियड हैव कंटिन्यूड टू फॉलो दिस। तो इतने ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ करने के बाद भी, उसको उसके अगेंस्ट मूवमेंट होने के बाद भी, उसके बाद भी जो गवर्नमेंट्स आती गई उन्होंने उन सारी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया, फॉलो करना कंटिन्यू किया। नाउ fourth development, a number of events culminated in the demolition of the disputed structure at Ayodhya known as Babri Masjid in December 1992। ठीक है, एक जो मेन इम्पॉर्टेंट एक इवेंट हुआ और वो ये था कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन जो कि 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। दिस इवेंट सिम्बलाइज्ड एंड ट्रिगर्ड वेरियस चेंजेस इन द पॉलिटिक्स of the country and intensified debates about the nature of Indian nationalism and secularism। ठीक है, और जब ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ तो इसने जो पॉलिटिकल चेंजेस थे उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया। ठीक है, और जो कंट्री थी उसमें इस बात को लेके बहुत सारे डिबेट्स होने लगे कि हमारा जो इंडियन नेशनलिज़म है और जो ये सेक्युलरिज़म है इसका नेचर क्या है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट्स होने लगे। दीज डेवलपमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ बीजेपी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। और इसके साथ ही बीजेपी जो पार्टी है वो उसका राइज हुआ और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिक्स में हिंदुत्व जैसी चीज़ जो है वो भी सामने आई। फाइनली द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन मई 1991। ठीक है, 1991 में जो असैसिनेशन हुआ, राजीव गांधी की जो डेथ हुई, लेड टू अ चेंज इन लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो उसने कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप था उसी को चेंज कर दिया। ही वॉज असैसिनेटेड बाय अ श्रीलंकन तमिल लिंक टू द LTTE
when he was on election campaign tour in तमिलनाडु। और जब राजीव गांधी एक इलेक्शन कैंपेन में तमिलनाडु की तरफ इलेक्शन कैंपेन में थे, तो उस वक्त एक श्रीलंकन तमिल जो कि एलटीटी से रिलेटेड थी, उसकी वजह से राजीव गांधी की डेथ हो गई। कांग्रेस emerged as the single largest party. Following Rajiv Gandhi's death, the party chose नरसिम्हा राव as the Prime Minister. और राजीव गांधी की डेथ हो जाने के बाद भी अब वो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, कांग्रेस में कोई न्यू चेहरा नहीं था, तो फिर नरसिम्हा राव को कांग्रेस का लीडर बनाया गया। कांग्रेस ने अगेन इलेक्शन जीता और नरसिम्हा राव जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए।